हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर के एजुकेशन। मेरा नाम विकास कौशिक है। मैं आज से आपको स्टेनोग्राफी पढ़ाऊँगा। आज से हम स्टेनो सीखेंगे। आज मैं आप लोगों को बताऊँगा कि स्टेनो होती क्या है, इसका सिलेबस क्या है, इसका यूज़ कैसे करते हैं, कहाँ का यूज़ होता है, कैसे हम स्टेनोग्राफ़र बन सकते हैं, कितना इसमें स्टेनो का कोर्स कंप्लीट करने में टाइम लगता है, कितना बेसिक सीखने में टाइम लगता है, कितना एडवांस सीखने में टाइम लगता है, कितने सारे इसके एग्ज़ाम्स होते हैं, जिस एग्ज़ाम्स की वजह से हम जॉब ले सकते हैं या हम किसी भी सेक्टर में कैसे स्टेनोग्राफ़र बन सकते हैं। आज हम इस बारे में सभी चीज़ों के बारे में बातें करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं स्टेनोग्राफी के बारे में। स्टेनोग्राफी होती क्या है स्टेनोग्राफी? स्टेनोग्राफी इट इज़ एन आर्ट ऑफ राइटिंग एनी वर्ड अकॉर्डिंग टू देयर साउंड इन अ सिम्बॉलिक फॉर्म। कोई भी ऐसा शब्द जो हम बोलते हैं उसकी आवाज़ को हम अगर किसी भी सिंबॉलिक फॉर्म में लिखते हैं तो उसको हम स्टेनोग्राफी बोलते हैं। यानी कि हमने कुछ भी बोला, कुछ भी शब्द बोले इंग्लिश में, तो उसका अगर हम कोई भी वर्ड बनाए, जैसे हमने पी बोला, पी ये आपका पी बन गया, इस तरह से इस वर्ड को हम स्टेनोग्राफी बोलते हैं। इसका क्या यूज़ होता है, इसका क्या बेनिफिट है, वो मैं बताता हूँ। इसका बेनिफिट ये है कि अगर हम किसी भी जॉब में लगे हुए हैं और कोई ऑफिसर हमें कोई भी बोलता है कि काम करने के लिए, अगर हम उसको इस फॉर्म में लिख के और बाद में इस फॉर्म में, यानी कि हम सिंबॉलिक फॉर्म में लिख के और उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके उसको दें, तो उसको हम स्टेनोग्राफी बोलते हैं। इसका फ़ायदा ये है कि इसमें हमारा टाइम बचता है, बहुत कम टाइम लगता है। यानी कि हम टाइप करेंगे फिर उसकी करेक्शन करेंगे। अगर हम उसको इस सिंबॉलिक फॉर्म में लिख के इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो हमारा टाइम भी बचेगा और गलतियां होने के चांसेस बहुत कम हैं। और अगर कोई हमें डिक्टेशन दे रहा है या कुछ बोल रहा है, अगर हम उसको इतने बड़े वर्ड्स में लिखेंगे तो टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। इतने वर्ड्स की जगह अगर हम इस तरह से लिखेंगे इस सिंबॉलिक फॉर्म में तो हमारा टाइम भी बचेगा और उतने टाइम में हम ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकते हैं। इसलिए हम स्टेनोग्राफी सीखते हैं और इसका यही सबसे बड़ा बेनिफिट है। अब इसकी बात करते हैं कि इसमें कितना टाइम लगता है सीखने के लिए। इसको सीखने के लिए मैक्सिमम टू मैक्सिमम अगर हम अच्छे से सीखें तो इसका टोटल ड्यूरेशन जो होता है सीखने का वो 2.5 महीने से और 3 महीने का होता है सबसे ज़्यादा। और वो डिपेंड करता है कि बच्चे की कैचिंग पावर कितनी है। नहीं तो 2.5 महीने से 3 महीने इसका मैक्सिमम बेसिक सीखने के लिए, इसका बेसिक कोर्स करने के लिए 2.5 से 3 महीने ही लगते हैं हमारे। अब हम बात करते हैं इसका सिलेबस क्या होता है। इसका सिलेबस की बात करते हैं। देखो सिलेबस का मैं आपको बताता हूँ सिलेबस क्या क्या होता है इसका। इसमें हम टोटल 25 चैप्टर पढ़ेंगे। टोटल 25 चैप्टर पढ़ेंगे जिसमें हम 120 एक्सरसाइज करते हैं। 120 एक्सरसाइज टोटल होती है इसमें, 25 चैप्टर और 120 एक्सरसाइज जो हमारे बेसिक का पार्ट होता है। यानी कि हम इसका बेसिक सीखने के लिए हमें इतना कुछ करना पड़ेगा, यानी कि 25 चैप्टर और 120 एक्सरसाइज। इन सब को करने के लिए हमें 2.5 से 3 महीने लगते हैं। और वो बच्चे पे डिपेंड करता है कि वो 2.5 से 3 महीने में सीखता है या वो ज़्यादा टाइम में सीखता है। बस इसकी एक कंडीशन होती है कि इसमें प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करनी पड़ती है। अभी हम इसके सिलेबस की बात करते हैं कि इसमें कितने चैप्टर होते हैं, कितनी एक्सरसाइज करनी है, वो मैं बता चुका हूँ। अब चैप्टर कौन कौन से होते हैं उसकी हम अब बात करते हैं। सबसे पहले चैप्टर होता है इसका कॉन्सोनेंट्स का। जैसे इंग्लिश में 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं, ठीक है, उसी तरह स्टेनोग्राफी में टोटल 26 कॉन्सोनेंट्स होते हैं, ठीक है। इसका सेकंड चैप्टर है वोवल्स, ठीक है। जैसे इंग्लिश में 5 वोवल्स होते हैं उसी तरह स्टेनोग्राफी में 12 वोवल्स होते हैं। नेक्स्ट चैप्टर वोवल्स एंड पोजिशंस, ग्रामलोग्स एंड पंचुएशन। थर्ड चैप्टर है कि वोवल की हम कैसे कहाँ किस पोजीशन पे हम वोवल्स लगाते हैं। स्टेनोग्राफी में 3 पोजीशंस होती है, अबव द लाइन, ऑन द लाइन और थ्रू द लाइन। यानी कि लाइन के ऊपर, बिल्कुल लाइन के ऊपर और लाइन से नीचे, 3 पोजीशन बोलते हैं। ग्रामलोग्स शॉर्टेस्ट फॉर्म होती है और पंचुएशंस जो हम
यूज करते हैं। अल्टरनेटिव साइंस ऑफ आर एंड एच, आर और एच की कौन कौन सी और भी फॉर्म्स होती हैं। जैसे हम आर लिखते हैं तो आर की 2 से 3 फॉर्म होती हैं, एच की भी 2 से 3 फॉर्म्स होती हैं। डिफ्थोंग्स, डिफ्थोंग्स भी एक चैप्टर होता है जिसमें हम वोवल्स की पोजीशन और इसके बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट चैप्टर है फ्रेजियोग्राफी। फ्रेजियोग्राफी का मतलब होता है 2 या 3 शब्द, 2 या 3 से ज़्यादा, 2 या 3 और मोर वर्ड्स को अगर हम एक साथ जोड़ के लिखते हैं तो उसको हम फ्रेजियोग्राफी बोलते हैं। यानी कि जैसे हमें लिखना होता है आई थैंक यू, आई थैंक यू, ये बन गया आई थैंक यू, आई थैंक यू, ये हो गया हमारा आई थैंक यू। इस वर्ड को हम फ्रेजियोग्राफी बोलते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है सर्कल एस एंड जेड। यानी कि जैसे हम एस लिखते हैं, एस का एक सिंबल बनता है, उसी तरह हम उसी एस को सर्कल की फॉर्म में भी लिख सकते हैं और जेड को भी हम सर्कल की फॉर्म में लिख सकते हैं। 2 तरह से लिखा जा सकता है, एक राइट साइड से भी सर्कल बनता है और एक लेफ्ट साइड से भी सर्कल बनता है इसका। नेक्स्ट है स्ट्रोक। अगर हम किसी भी कोई भी वर्ड लिखते हैं तो उस इंग्लिश में हम किसी भी चीज़ उसको वर्ड बोलते हैं और उसी वर्ड को स्टेनोग्राफी में स्ट्रोक बोला जाता है। तो हम एस का स्ट्रोक और जेड का स्ट्रोक कैसे बनाएंगे वो हम इस चैप्टर में सीखेंगे। नेक्स्ट है लार्ज सर्कल, एस डब्ल्यू और एस एस और एस आर, ये 3 वर्ड होते हैं, एस डब्ल्यू, एस एस और एस आर। इसको हम कैसे लार्ज सर्कल के अंदर बनाएंगे वो हम नेक्स्ट चैप्टर में सीखेंगे। नेक्स्ट है लूप, एस टी एंड एस टी आर। लूप भी एक फॉर्म होती है एस टी और एस टी आर बनाने के लिए, ये भी हम इस चैप्टर में सीखेंगे। नेक्स्ट है इनिशियल हुक, स्ट्रेट एंड कर्व स्ट्रोक्स। इनिशियल हुक भी एक इसमें स्ट्रोक बनाते वक्त हम एक सिंबल बनाते हैं, उसको इनिशियल हुक बोलते हैं। उसको हम स्ट्रेट स्ट्रोक्स में बनाएंगे और कब किस टाइम हम कर्व स्ट्रोक्स में बनाएंगे। नेक्स्ट चैप्टर है अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ एफ आर एंड वी आर। एफ आर और वी आर की और भी कौन कौन सी फॉर्म्स होते हैं वो हम अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ एफ आर और वी आर वाले चैप्टर में सीखेंगे। सर्कल और लूप प्रीसीडिंग इनिशियल हुक, कब हमें सर्कल लगाना है कब हमें लूप लगाना है वो हम सीखेंगे इस वाले हुक वाले चैप्टर में। नेक्स्ट है एन एंड एफ हुक, कब हमें एन का हुक लगाना है कब एफ का हुक लगाना है, किस स्ट्रोक कौन से स्ट्रोक के साथ में एन का हुक आएगा, कौन से स्ट्रोक के साथ में एफ का हुक आएगा, वो हम एन एंड एफ हुक वाले चैप्टर में सीखेंगे। नेक्स्ट चैप्टर आपका है सर्कल्स एंड लूप्स टू फाइनल हुक, कब हमें सर्कल लगाना है कब हमें लूप लगाना है वो जब वर्ड का फाइनल पोजीशन बनानी होती है। शन हुक, जो भी वर्ड शन से ख़त्म होते हैं, आई ओ एन से, आई ओ एन शन से, इस शन का कौन सा हम वर्ड बनाएंगे उसको शन हुक में सीखते हैं। एस्पायरेट्स, एस्पायरेट्स में हम वोवल्स की और भी कुछ पोजीशन सीखेंगे, किस टाइम पे कौन सी पोजीशन में कौन सा वोवल हमें यूज करना है। नेक्स्ट चैप्टर है अपवर्ड एंड डाउनवर्ड पोजीशन ऑफ आर, कब हमें ऊपर की साइड में आर बनाना है कब हमें नीचे की साइड में आर बनाना है, कब किस फॉर्म में हमें आर बनाना है, तो वो हम इस वाले चैप्टर में सीखेंगे। नेक्स्ट चैप्टर है अपवर्ड एंड डाउनवर्ड एल एंड एस एच, किस टाइम हम कब हमें अपवर्ड एल बनाना है कब हमें डाउनवर्ड एल बनाना है, कब हमें एस एच की फॉर्म अपवर्ड बनानी है कब डाउनवर्ड एस एच की फॉर्म बनानी है, वो हम 19 चैप्टर में सीखेंगे। नेक्स्ट चैप्टर हमारा है कंपाउंड कॉन्सोनेंट्स। कंपाउंड कॉन्सोनेंट्स में कुछ फॉर्म्स होती हैं, जैसे कब हमें एच को अपवर्ड बनाना है कब डाउनवर्ड बनाना है, कब डब्ल्यू की फॉर्म कौन सी वाली बनानी है, वो हम कंपाउंड एंड कॉन्सोनेंट्स में सीखेंगे। हाल्विंग प्रिंसिपल, यानी कि इसके 2 चैप्टर हैं हाल्विंग प्रिंसिपल के, फर्स्ट एंड सेकंड। हमें इसमें ये देखना है कि किस वर्ड को हम कितना छोटा बना के हम उसकी पोजीशन, हाल्विंग प्रिंसिपल का मतलब है अगर हम कोई भी स्ट्रोक बनाते हैं, यानी कि जैसे मान लो हमने टी बनाया तो ये हम स्ट्रेट बनाएंगे तो ये टी बन जाएगा। अगर हम इसको लाइन से लाने की बजाय अगर हम इसको हाफ बना देंगे तो ये डी की फॉर्म भी बन जाती है ऑटोमेटिकली। नेक्स्ट है डबलिंग प्रिंसिपल, यानी कि डबलिंग प्रिंसिपल का मतलब है किस वर्ड को हम किस एक स्ट्रोक को हम डबल करेंगे कि वो कंप्लीट पूरा एक वर्ड बना दे। नेक्स्ट है डिफ्थोनिक और 2 वोवल्स फॉर्म साइन, यानी कि कब हमें 2 वोवल्स एक वर्ड में कब हमें एक ही पोजीशन पे 2 वोवल्स लगाने हैं उसका हम
इस चैप्टर में सीखेंगे। मिडल सेमी सर्कल, यानी कि कब हम किसी भी स्ट्रोक के बीच में हम सेमी सर्कल का यूज करेंगे, यानी कि हाफ सर्कल का यूज करेंगे, उसमें हम इस चैप्टर में हम उसके बारे में सीखेंगे। यानी कि प्रीफिक्सेस, नेक्स्ट चैप्टर है प्रीफिक्सेस, यानी कि हमें किस वर्ड के सामने कौन सा ऐसा स्ट्रोक बनाना है कि हम प्रीफिक्स, जैसे सेल्फ होता है, सेल्फ के लिए हम ऐसा कौन सा स्ट्रोक बनाएंगे कि हम ये सीखें। जैसे सेल्फ रिलायंस है, सेल्फ रिलायंस, यानी कि सेल्फ रिलायंस, ये रिलायंस हो गया और ये सेल्फ का वर्ड हो गया, ये सेल्फ हो गया, ये रिलायंस हो गया। तो इस वर्ड को हम प्रीफिक्स बोलते हैं। ये है हमारा सिलेबस। तो नेक्स्ट क्लास में अब हम मिलेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम इसका सबसे पहला जो चैप्टर है कॉन्सोनेंट्स, वो स्टार्ट करेंगे, कॉन्सोनेंट से स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच एंड नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। आप सब घर पे सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच।